खून की प्यासी। ट्रेन के सफ़र में एक हसीन हम सफ़र के साथ उसने सोचा कि सफ़र बहुत अच्छा गुजरेगा, लेकिन जब उस पर अपने हम सफ़र के मुतल्लक कुछ इंकिशाफात हुए तो पानी सर से गुजर चुका था। वो ऐसे हालात में घिर गया जिनके मुतल्लक वो सोच भी नहीं सकता था। एक ऐसी लड़की की कहानी जो अपने दुश्मनों से इंतहाई जदीद तरीके से इंतकाम ले रही थी। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। चांदपुर के छोटे से स्टेशन पर ट्रेन एक झटके के साथ रुक गई। रात के ठीक 12 बजे थे। उस पैसेंजर ट्रेन में पहली बार ही सफ़र कर रहा था। अब तक मेरे सफ़र के 4 घंटे गुजर चुके थे। रियासत रामपुर से चले हुए ट्रेन को 6 घंटे हुए थे और मैंने उसे रहरा से पकड़ा था, जो रामपुर से 30 मील पर वाक़या है। निसफ शब की वजह से स्टेशन बिल्कुल सुनसान मालूम हो रहा था। इमारत के चंद कमरे रोशन ज़रूर थे, मगर ये रोशनी अंदर तक ही कफालत कर रही थी। मैंने सर निकालकर नीम पुख्ता प्लेटफार्म को गौर से देखा। चूँकि 1 घंटा पहले मेरा सिगरेट ख़त्म हो चुका था और डब्बे में मेरे अलावा कोई मुसाफिर भी नहीं था जिससे सिगरेट मस्तार मांग लेता, मगर प्लेटफार्म की उदासी ने मुझे और भी मायूस किया। क्योंकि खवांचे वाला भी नहीं था, मैंने मायूस होकर सर अंदर कर लिया और धुंधली रोशनी में ताज़ा अखबार पढ़ने की नाकाम कोशिश करने लगा। गाड़ी रुक जाने की वजह से लाइट भी बहुत मध्यम सी थी, ताहम जली सुर्खियां अब भी पढ़ी जा सकती थीं। कंपार्ट का दरवाज़ा किसी ने खोला तो मैं उधर मतवज्जा हो गया। एक स्मार्ट नौसा नौजवान एक कुली के पीछे अंदर दाखिल हुआ। कुली ने एक बड़ा सा संदूक सर पर उठाया हुआ था। बक्स इतना बड़ा और चौड़ा था कि वो 2-1 बर्थों के दरमियान वाली तमाम जगह उस बक्स से पुर हो गई। डब्बे में कोई मुसाफिर मेरे अलावा नहीं था, इसलिए उस बक्स की वजह से कोई कबाहत भी नहीं थी। पूरा डब्बा अब भी खाली पड़ा था। नौजवान मेरे सामने वाले बर्थ पर आकर बैठ गया और उसने कुली को जुरात के अलावा टिप भी दी थी, और उसके अलावा उसकी खुश पोशाकी मेरे लिए तवज्जो का बायस थी। 4 घंटा सफ़र में मुंह बांधे बैठा रहा था, इसलिए एक अहम सफ़र आ जाने से उस वक़्त मुझे दिल्ली मसर्रत हुई थी। उसकी भूरी आंखों से नस्वानियत टपक रही थी। गाड़ी रवाना हुई तो हमारी अजनबियत भी ख़त्म हो गई। मैंने नौजवान को मुखातब करके पूछा, गालबन किसी लंबे पर सफ़र पर जा रहे हैं? नौजवान ने नहायत खंदा पेशानी से मुस्कुराकर कर जवाब दिया, जी कानपुर तक जाना है। ये गाड़ी आप जानते हैं कल शाम तक कानपुर पहुंचेगी। मैं हैरान रह गया। उस उम्र नौजवान की आवाज़ भी बला की नस्वानियत थी। जब उसने जवाब दिया तो मैं ये समझ रहा था कि कोई लड़की मुझसे मुखातब है। अगर वो पसे पर्दा किसी से गुफ्तगू करता तो हरगिज़ कोई उसे मर्द कहने पर आमादा ना होता। मुझे खामोश पाकर नौजवान बोला, आप कहाँ जा रहे हैं? मेरा ख्याल है कि आप भी। फिर वो मुस्कुराकर खामोश हो गया। आपसे मिलकर बड़ी मसरत हुई। मैंने हाथ आगे बढ़ाकर मुसाफा किया। नौजवान का हाथ भी नस्वानी हाथ की तरह नरमो नाजुक था। फिर मैंने कदरे तामल के बाद अपना नाम बताया। आपका इसमें शरीफ? दयानंद सत्यार्थी, DAV कॉलेज कानपुर में फ़लसफ़े का लेक्चरार हूँ। उस तारफ़ से मुझे खुशी तो हुई, लेकिन अब नौजवान के मुकाबले में मैं खुद को हल्का पा रहा था, क्योंकि मैं एक मामूली सा बिजनेसमैन हूँ। कुछ इसी किस्म के जज्बात का मैंने इजहार किया, मगर नौजवान ने उसके बरअक्स मेरे अदब व एहतराम में कोई कमी ना होने दी। वो नहायत खुश गुफ्तार और लतीफ़ा गो साबित हुआ। यही वजह थी कि इतनी रात गुजर जाने के बावजूद मेरी आंखों में नींद का शाइबा भी नहीं था। मैं तो स्टेशन से रवाना हुआ था। उसने अपना टिफ़िन कैरियर उठा रखा था। लेकिन आप काफ़ी दूर से सफ़र कर रहे हैं, यकीनन रास्ते में आपको बड़ी दुश्वारी हुई होगी। इस ज़ैली लाइन पर ना तो स्टेशन ही अच्छे हैं, और जो हैं भी उन पर कोई इंतज़ाम वगैरह भी नहीं किया जाता। यकीन जानिए, बहुत से स्टेशन तो पानी और रोटी जैसी बुनियादी ज़रूरतें से भी पूरी करने से कासर हैं।
नौजवान ने टिफ़िन में से चंद पूरियां निकालीं और फिर कांच के एक प्याले में आलू की सब्जी रखकर डब्बा मेरी तरफ बढ़ा दिया। मेरा ख्याल है कि आप इस भेंट को ज़रूर स्वीकार करेंगे, दयानंद ने अदब से कहा। शुक्रिया सत्यार्थी साहब, मैं शाम को खा पी कर चला हूँ और इस वक्त कतई भूख नहीं है, मैंने कहा। ये तो बिल्कुल नामुमकिन बात है जनाब, मैं हमेशा घर से भूखा चलता हूँ और डब्बे में बैठकर खाने में बड़ा आनंद मिलता है। अब आपको मेरा साथ देना ही पड़ेगा। और उसने मेरा डब्बा मेरे करीब रख दिया। सुनिए तो, मैंने कहा, ये तो बिल्कुल ज़बरदस्ती वाली बात है। आपको भूख लगी है, आप शौक़ से खाना खाएं। मगर श्रीमान जी, मैं कभी तन्हा नहीं खाता, घर में भाई बहन और कानपुर में दोस्तों के साथ। अब आप ज़्यादा एतराज़ ना करें, आपको हमारी कसम। आखिर में उसका लहजा बिल्कुल नस्वानी हो गया था। दयानंद का खड़ूस काबिल सताइश था, इसलिए मजबूरन मुझे उसकी पेशकश कबूल करना पड़ी। यूँ भी सफ़र की वजह से खाना जल्द हज़म हो गया था। फिर इतने खड़ूस को ठुकराना मेरी निगाह में एक बुराई से कम बात ना थी। हमने एक साथ खाना ख़त्म किया। पानी का इंतज़ाम मेरे पास भी था, मगर पानी भी मुझे दयानंद के थर्मास का पीना पड़ा। वो मुझसे पहले थर्मास खोल चुका था। चंद पूरियां खाकर और ठंडा पानी पीकर फर्रत महसूस कर रहा था, लेकिन सिगरेट की तलब में कुछ और इजाफा हो गया। मैं शायद दयानंद से सिगरेट के बारे में कुछ कहता, लेकिन अपनी फितरी हया के सबब ना कह सका। मगर 2 मिनट के बाद ये मुश्किल भी आसान हो गई। उसने अपनी अटैची खोली और फिर दूसरे लम्हे उसके हाथ में करीबन का एक डब्बा और माचिस मौजूद थी। मैंने वर्जीदा नज़रों से सिगरेट के डब्बे को देखा, मगर फिर फ़ौरन ही दूसरी तरफ देखने लगा। शायद दयानंद मेरी दिलचस्पी का राज पा गया था। उसने सिगरेट का डब्बा खोलकर मेरी तरफ बढ़ा दिया और कमाल शाइस्तगी से बोला, आप शौक़ फरमाते हैं तो सिगरेट हाजिर है। शुक्रिया, मैंने एक सिगरेट निकाल लिया। दयानंद भी अपने सिगरेट होंठों में दबा चुका, तो उसने माचिस जलाकर पहले मेरी सिगरेट जलाई, फिर अपनी सिगरेट सुलगाने लगा। मैं दरमियाने दर्जे का सिगरेट पीता हूँ, इतना आला सिगरेट बस कभी कभार ही पी है। शायद इसलिए चंद कश लेने के बाद मेरा जिस्म सन्नाटे में आ गया। मैंने सोचा कि शायद ये इस वजह से हो कि मैंने बहुत देर से सिगरेट नहीं पिया है। दूसरा ख्याल ये भी था कि आला क्वालिटी के सिगरेट में नशा कुछ ज़्यादा होता है। सिगरेट ख़त्म होने से पहले ही मेरी हालत गैर हो गई। अब मैं बिल्कुल मजहूल सा हो गया था, हाथ पांव हिलाने की सकत भी नहीं थी। यहाँ तक कि जलता हुआ सिगरेट भी बर्थ पर ही गिरा दिया, जिसे दयानंद ने बुझाकर बाहर फेंक दिया। दयानंद उसी वक्त उठकर खिड़कियाँ बंद करने लगा। फिर वो दरवाज़ा अंदर से बंद करके वापस आ गया। अब उसके चेहरे पर बड़ी पुरइसरार मुस्कुराहट थी। मैं एक टिक उसे देखे जा रहा था, मगर हिलने जुलने और बोलने की ताकत सलब हो चुकी थी। मेरे हवास क्षमता पूरी तरह बेदार थे, मगर कुव्वते अमल बिल्कुल मफकूद हो चुकी थी। और जब दयानंद ने मुझे बाहों से पकड़कर उठाया तो मेरी हालत एक अपाहज से मुशाबा थी। दयानंद ने मुझे सीट से उठाकर निचले बर्थ पर लिटा दिया और उसके बाद वो चाबी से बड़े ट्रंक का दरवाज़ा खोलने लगा। मैं उसकी तमाम हरकत देख रहा था, हर आहट सुन रहा था, मगर ज़ुबान बोलने से माजूर थी। ट्रेन अपने अमूमी रफ्तार से छक छक करती चली जा रही थी। इन दोनों तमाम गाड़ियां कोयले से चला करती थी और ऐसी गाड़ियां छोटे स्टेशनों पर भी काफ़ी देर रुका करती थीं। मेल ट्रेनों के मुकाबले में इन गाड़ियों में तकलीफ़ तो ज़्यादा होती थी, मगर गांव और कस्बात के बाशिंदों को ऐसी गाड़ियां बहुत मुनासिब रहती थीं। अव्वल तो हर स्टेशन पर रुकने की वजह से सवारियां आराम से चढ़ सकती थी। फिर ये कि इन गाड़ियों की तादाद भी खासी थी, जिसकी वजह से ट्रेन में ज़्यादा रश भी नहीं होता था। 15-20 मिनट गुजर चुके थे। गालबन कोई स्टेशन आने वाला था। गाड़ी की रफ्तार कुछ कम हो गई थी, मगर दयानंद ने कमाले महारत का सबूत देते हुए उसी वक्त ट्रंक का ताला खोल दिया। बाद अज़ां उसका भारी भरकम ऊपरी ढक्कन उठा दिया और अब वो मेरी तरफ मतवज्जा हुआ। मैं हैरत से उस नौजवान की हरकत देख रहा था और उसने मेरे करीब रुककर पहले तो एक नज़र मुस्कुराकर मेरी जानब देखा, फिर मुझे दोनों हाथों पर लाश की मानद उठा लिया। अजीब बेबसी का आलम था वो भी। मैं उसे पूछना चाहता था कि अब वो मेरे साथ क्या सलूक करने वाला है, मगर सिर्फ सोच कर रह गया। उस कमबख्त सिगरेट ने मुझे जिंदा लाश में मुंतकिल कर दिया था।
दयानंद ने मुझे आहिस्ता से संदूक में लिटा दिया। ये संदूक यूं लगता था जैसे मेरे नाप ही से बनाया गया था। जब नौजवान मुझे लिटाकर हट गया तो पहली बार मैंने महसूस किया कि मेरे बराबर कोई दूसरा जिस्म भी मौजूद है। मैं किसी गोश्त पोश्त के इंसान के करीब ही बेहिस्सो हरकत लेटा हुआ था। बराबर वाले जिस्म की गर्मी और साखत का अंदाजा उसकी कुर्बत से वाज़ेह हो रहा था और मैं ये जान चुका था कि ये भी मेरी तरह कोई इस बला का शिकार है। काश उस वक़्त मैं आज़ाद होता। मेरे सामने उस दुबले पतले लेक्चरार की क्या हकीकत थी, मैं उसे दोनों हाथों से सीधा कर देता। मकरूए नाकामी के मैं तो हिल जुल भी नहीं सकता था। दयानंद ने ट्रंक का ढक्कन बंद करके फिर कफन लगा दिया। ट्रेन अब काफ़ी आहिस्ता हो चुकी थी, वो शायद रुकने वाली थी। दचके कम होते हुए नफ़ी की हद तक रह गए थे और अब यूं लगता था कि जैसे गाड़ी पानी पर तैर रही हो। फिर मामूली सा धचका लगा और जंजीरें बजने की आवाज़ पैदा हुई। गाड़ी किसी स्टेशन पर खड़ी हो गई थी। अजीबोगरीब संदूक था वो भी। आज भी सोचता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और माथे पर पसीना आ जाता है। हालांकि मैं उस बंद में था और बेहिस्सो हरकत पड़ा हुआ था, उसके बावजूद किसी किस्म की घुटन का एहसास नहीं था। नामालूम किस तरफ से अंधेरी गोर में ताज़ा हवा आ रही थी। बहरहाल तारीकी दिल को हुलाए रही थी, लेकिन खौफ की ये कैफियत ज़्यादा देर तक बरकरार न रह सकी। दोबारा जब ट्रेन आगे रवाना हुई तो मैं किसी कदर मुतमिन हो चुका था। मैंने तन बेतकदीर हालात से समझौता कर लिया और हर मुसीबत झेलने के लिए खुद को आमादा कर चुका था। 10 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि ट्रंक का ताला आवाज़ करने लगा। दयानंद ने कफल खोल दिया था। ट्रंक का दरवाज़ा खुलते ही ताज़ा हवा और रोशनी बक्स में दौड़ आई। मैंने देखा कि दयानंद की बजाय एक नहायत हसीन और जमील दोशीदा ट्रंक पर झुकी हुई अपने नाजुक हाथों से मुझे उठाने की कोशिश कर रही थी और बारीक साड़ी में उस नौजवान लड़की का सुर्ख सफ़ेद जिस्म कुंदन की तरह दमक रहा था। उसने गुलाबी साड़ी के साथ गुलाबी कामदानी का ब्लाउज पहना हुआ था और दुल्हन की तरह जेवरात से आरास्ता थी। उसके जिस्म से फूटती हुई सूंधी खुशबू मेरे दिलो दिमाग को ताज़ा कर रही थी। वो दिलकश अंदाज से मुस्कुराती जा रही थी। मुझे उसने बाआसानी उस कब्र से निकालकर फिर से बर्थ पर टेक लगाकर बिठा दिया और एक बार फिर से ट्रंक का कफन लगाने लगी। कंपार्ट में अब भी मेरे और उसके अलावा कोई तीसरा पैसेंजर नहीं था। मैंने देखा कि मेरा और दयानंद का सामान जूं का तूं रखा था। भूरी आंखों वाली ये दोशीदा दयानंद की बहन मालूम होती थी। अब मैं सख्त हैरान था कि चंद मिनट कबल उस कंपार्टमेंट में दयानंद मौजूद था। अचानक वो कहाँ चला गया और ये दोशीदा इतनी जल्दी कहाँ से आ गई। बिलफर्द वो पिछले स्टेशन से सवार हुई थी, तो उसका सामान कहाँ है और क्या वो बिल्कुल तन्हा सफ़र कर रही है। ये भी मान लिया जाए कि वो तन्हा सफ़र कर रही है, तो फिर दयानंद कहाँ गया। अगर दयानंद के लिए ये सोचा जाए कि वह पिछले स्टेशन पर उतर गया था, तो उसका सामान कंपार्ट में क्यों है। फिर मैंने गौर से उस दोशीदा को देखने लगा जो उस सीट पर बैठी हुई थी जहाँ दयानंद बैठा था। ओह! और अचानक मेरे दिल ने कहा, ये तो दयानंद ही है। बिल्कुल वही नक्शो निगार हैं, वही आवाज़, फ़र्क सिर्फ लिबास और बालों का है। पहले दयानंद सर पर टोपी ओढ़े हुए था और सूट में मलबूस था। मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मैंने सामने वाले बर्थ पर गहरे रंग का वही सूट रखा हुआ देखा जो दयानंद ने पहन रखा था। क्या सोच विचार हो रहा है, दोशीदा ने मुस्कुराकर कहा और उसकी आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। ये आवाज़ मैं पहले भी सुन चुका था। अच्छा, तो ये दयानंद ही है? नहीं, बल्कि ये वो औरत है जो पहले दयानंद बनकर मुझसे मुतारफ़ हुई थी और मुझे पूरियाँ खिलाई थी। उसके बाद सिगरेट। ओहो, किस कदर अजीब थी वो। और सिगरेट मेरे लब हिल भी ना सके, हालांकि मैं दुनिया जहान की बातें सोच रहा था। दोशीदा अब तक मेरी जानब मीठी नज़रों से देख रही थी। मेरी निगाहों में हज़ारों सवालात थे, मगर उसके बचड़े से साफ ज़ाहिर होता था कि वो कुछ नहीं बताना चाहती। फिर वो एकदम उठकर खड़ी हो गई। इस बार लड़की ने बर्थ पर रखा हुआ सिगरेट का डब्बा उठाया और उसमें से सिगरेट निकालकर मेरे करीब आ गई और उसके दूसरे हाथ में माचिस दबी हुई थी। लड़की ने एक सिगरेट जबरन मेरे होंठों में घुसेड़ दी। हालांकि मैं हरगिज़ दोबारा उस मुसीबत का शिकार नहीं होना चाहता था।
मगर इस वक्त मेरा कोई अमल मेरे अपने इख्तियार में नहीं था। डब्बा उसने फिर से बर्थ कर रख कर माचिस जलाई और मेरा सिगरेट सुलगा दिया। गैर इरादी तौर पर मैं सिगरेट के कश लेने लगा और इस बार भी पहला कश लेते ही मुझसे बैठे रहना दूभर हो गया। मैं अब तक बर्थ की दीवार से टेक लगाए बैठा था, मगर अब लेटने के सिवा कोई चारा न था। मेरा दिमाग घूम रहा था और यूं लग रहा था कि जैसे पूरी गाड़ी फिरकनी की मानद गोलाई में चक्कर खा रही हो। नामालूम कब तक यूं ही बेसुध पड़ा रहा। दोबारा जब आंख खुली तो लड़की की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस की। उठिए, अब सुबह होने वाली है। उसने अपना नरमो नादक बदन मेरे जिस्म से मिस करके कहा, और इस वक्त मेरी हालत दीदनी थी। मेरे लिए ये सब कुछ ख्वाब की सी कैफियत से ज़्यादा नहीं था। ऐसा ख्वाब जिसमें कभी लर्जा देने वाले वाक़यात सामने आते हैं और कभी इतने रूमानी मनाजर कि इंसान खुद पर काबू न रख सके। ये मंजर इतना ही जज्बाती था कि मैं बेइख्तियार हो सकता था, मगर ज़हन पर गुज़श्ता वाक़यात का गुबार छाया हुआ था। फिल हकीकत में अब तक सख्त खौफज़दा था। ये सारे वाक़यात मेरे नज़दीक बिल्कुल गैर फितरी थे और मैं दिल ही दिल में उसको बदरू समझ बैठा। और अब खुदा जाने मुझसे वो क्या काम लेना चाहती है। ज़रूर ये कोई नाज़ेबा हरकत की मुर्तकिब होगी और मुझे भी किसी ऐसे ही गोरख धंधे में उलझाएगी। ये सोचकर मैं जान छुड़ाने की फ़िक्र में था, मगर मेरे हवास पर उसकी हसीन कुर्बत का असर भी हो रहा था। लड़की के लिबास से खुशबू के फबके मेरी नाक में दाखिल हो रहे थे। उसने अपना निसफ जिस्म का सारा बोझ मेरे बदन पर डालकर मुझे अज़े खुद रफ्ता करने की पूरी कोशिश की थी। ताहम मैं खुद पर जबर करके अपने आप को संभाले हुए था। अचानक लड़की ने अपना खूबसूरत मुंह मेरे करीब लाकर बड़े प्यार से कहा, गौतम बाबू, क्या अभी और सोने का विचार है? देखो, सुबह होने वाली है, पूरब में पो फटने लगी है। मैंने हाथ उठाना चाहा और ये देखकर मैं दंग रह गया कि अब मेरा हाथ काम कर रहा था और फिर मैंने अपने पूरे जिस्म को एकदम उस लड़की से अलग कर लिया। इस इजलत की वजह से लड़की का सर बर्थ से टकरा गया और खुद मेरी भी हल्की सी चोट आई थी, मगर फिर से तंदुरुस्त होने की खुशी में मुझे उस चोट का रत्ती भर भी एहसास नहीं हुआ। तुम कौन हो और ये तुम मुझे गौतम बाबू क्यों कह रही हो? पहली बार मैंने खौफजदा लहजे में उससे कहा। मैं तुम्हारी धर्म पत्नी राधा हूँ, राजनगढ़ के पंडित राम दयाल की बेटी। वो मुस्कुराकर बोली और फिर रोक कर बोली, और तुम मेरे पति देव हो, गौतम बाबू, पंडित किशन लाल के सपुत्र। राजनगढ़ से 4 मील दूर गोमती के किनारे तुम्हारा गांव और मेरा ससुराल है। तुम उसका नाम भी भूल गए होगे। खैर, मैं बताती हूँ। उस गांव का नाम है नारायणगंज। ये कानपुर से सिर्फ 2 मील दूर है और अब तो वो भी शहर से मिल गया है। यहाँ की आबादी में भी ज़बरदस्त इजाफा हो गया है। गोमती के किनारे पर आबाद होने के कारण यहाँ हर वक्त यात्रियों और स्नान करने वालों का आना जाना रहता है। फिर किनारे पर बने हुए मंदिर और शमशान, ये सब गांव को शहर बनाने का जरिया बन गए हैं। ये बकवास है, फ्रॉड है। मैंने खड़े होकर कहा, मैं गौतम बाबू नहीं हूँ। और कुछ बताओ। ये कि मेरे गांव का नाम नारायणपुर नहीं, बल्कि मैं मारहरा का बाशिंदा हूँ। मैंने नहायत जले कटे लहजे में कहा था, मगर राधा मुस्कुरा रही थी और फिर वह बर्थ से उठकर खड़ी हुई और बेइख्तियार चूड़ियों और जेवरात से लबरेज गोरी बाहें मेरे गले में हाइल कर दी। मैंने एहतजाज के तौर पर उन बाहों को अलग करना चाहा, मगर नरमो नाजुक हाथ उस वक़्त आहनी सलाखों की मानद सख्त हो गए थे। तुम आखिर क्या बला हो? मैंने ज़ेच होकर कहा, और मुझसे क्या चाहती हो? सिर्फ एक माह के लिए तुमसे चंद काम लेने हैं, मगर एक शर्त पर। मैं तुम्हें उसका मुआवजा दूंगी और उसकी 2 सूरतें हैं। अगर तुम काम के बदले मुआवजे में रकम चाहोगे तो दे दी जाएगी। उस सूरत में तुम्हें मेरे जिस्म से कोई मतलब ना होगा। लेकिन मैंने उसकी बाहें हटाकर कहा, पहले तो ये बताओ कि तुम कौन हो और मुझसे क्या काम लेना चाहती हो। फिर ये कि इस काम के सिले में मुझे क्या मुआवजा दिया जाएगा। हाँ, मैं एक बात साफ तौर पर बता देना चाहता हूँ कि मैं शादीशुदा आदमी हूँ और तालीम याफ्ता भी। मेरी बीवी बहुत खूबसूरत है और शादी को सिर्फ 1 साल हुआ है। ये मैंने इसलिए कहा कि तुम जान लो कि मैं किस किस्म का आदमी हूँ।
میں تم سے جسمانی رشتہ نہیں رکھنا چاہتا بلکہ میں تو اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ رادا بڑے اطمینان سے مسکراتی رہی اور پھر اس نے ایک لفظ کہے بغیر میرا ہاتھ پکڑا اور باتھ روم کی طرف چل دی۔ باتھ روم کا دروازہ کھولا تو سامنے لگے ہوئے شیشے میں مجھے اپنی شکل نظر آئی۔ اپنی شکل دیکھ کر ایک دل دوز چیخ میرے منہ سے نکل گئی۔ میرے اپنے وجود کی بجائے ایک دوسرا جسم موجود تھا اور جس سے میری کوئی مناسبت ہی نہیں تھی۔ اب میرے سر پر ایک چھوٹی سی چوٹی بھی تھی جسے ہندو رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ چہرے کے نقش و نگار، جسمانی ساخت، حتیٰ کہ قد میں بھی فرق آ چکا تھا۔ میرا دماغ اس وقت بھی میرا ہی دماغ تھا، مگر جسمانی طور پر میری حالت یکسر بدل گئی تھی۔ اوہ، اور میں نے دونوں ہاتھوں سے سر تھم کر بیٹھ گیا۔ رادا اب بھی میرے قریب ہی کھڑی تھی۔ پھر میں نے اپنے شانوں پر اس کے ہاتھوں کا دباؤ محسوس کیا۔ سر اٹھا کر دکھ بھری نظروں سے میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اب رادا کی نگاہوں میں بلا کی شفقت نظر آ رہی تھی۔ اس نے مجھے اٹھنے کا اشارہ کیا اور میں دھیرے دھیرے اٹھ کر اس کے برابر ہی کھڑا ہو گیا۔ ذرا دیر محبت پاش نظروں سے میری طرف دیکھ کر اس نے کہا، سنو جی، میں آپ کو زیادہ کشٹ نہیں دوں گی۔ آپ صرف 1 ماہ اپنی زبان بند رکھنے کا وعدہ کریں، اور اس 1 ماہ میں آپ کے لیے بہت سی عجیب باتیں ہوں گی، مگر ان کا سمبند آپ کی ذات سے نہیں ہوگا اور نہ آپ کو کوئی کشٹ بھگتنا پڑے گا۔ مگر رادا دیوی، میں نے پہلی بار اس کا نام لیا۔ اس بار وہ کھیل اٹھی تھی۔ یہ کیا اصرار ہے کہ میں دفاعی طور سے؟ رادا نے میری بات کاٹ کر کہا، ان باتوں کے لیے ابھی سے من میں اندیشوں کو جگہ مت دو۔ اگر دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ، میں تمہیں دکھاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چابیاں سنبھالتی ہوئی ایک بار پھر ان برتھوں کے درمیان آ گئی جہاں وہ پر اصرار بڑا صندوق رکھا ہوا تھا۔ اس نے کفر کھولا اور جب ڈھکنا اٹھایا تو میرے لیے ایک خوفناک منظر موجود تھا۔ باکس میں رکھا ہوا انسانی جسم میرا اپنا جسم تھا۔ ڈرتے ڈرتے میں نے اسے چھو کر دیکھا، مگر وہ جسم تو بالکل ٹھنڈا تھا، بالکل مردہ، حالانکہ وہ مکمل میرا جسم تھا، میرا لباس پہنے ہوئے۔ یا اللہ، یہ کیوں کر ممکن ہے کہ میں زندہ ہوں اور میرے سامنے میرا فوت ہوا جسم بھی موجود ہے؟ وہ جسم ایک ناقابل تردید حقیقت کے روپ میں میرے سامنے تھا۔ میں نے خوف بھری آنکھوں سے رادا کی طرف دیکھا، مگر رادا نے اسی وقت مسکرا کر ڈھکنا بند کر دیا اور پھر سے کفن لگا دیا۔ جب ہم واپس اپنی سیٹوں کی طرف آ رہے تھے، گاڑی آہستہ ہو گئی تھی۔ شاید کوئی اسٹیشن نزدیک تھا، اور اس بار بھی ہم کھڑکی کے قریب والی 2 سیٹوں پر بیٹھے جو ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھا۔ صبح کاذب ہو چکی تھی، اندھیرا چھٹنے لگا تھا اور میں سوچ رہا تھا آج کا سورج میرے لیے نامعلوم کیا مصائب لے کر آ رہا ہے۔ پھر میں نے اپنے دل سے چند سوالات کیے۔ میں نے کہا کہ کیا میں اس بلا سے بچ سکتا ہوں؟ جواب میں دماغ نے کہا، ہرگز نہیں۔ پھر میں نے سوچا کہ کیا میں اس خوبصورت بلا کو دھوکہ دے کر نکل سکتا ہوں؟ اور اگر نکل گیا تو کیا سعیدہ میری بیوی اور دیگر گھر والے مجھے پہچان سکیں گے، اپنا سکیں گے؟ اس بات کا جواب بھی نفی میں تھا۔ پھر میں نے سوچا، اچھا تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ قسمت پر بھروسہ کر کے اپنا معاملہ خدا کے سپرد کر دینا چاہیے، دماغ نے جواب دیا۔ میں بے اختیار ہو کر دل ہی دل میں خود کو کوسنے لگا کہ کیوں کانپور جانے کا قصد کیا۔ خالہ زاد بھائی کی شادی کوئی ایسا اہم مسئلہ نہیں تھا، مگر دماغ نے اس کے خلاف بھی مجھے ٹوکا۔ کیا معلوم تھا کہ ایسے واقعات سے سابقہ ہوگا؟ اور پھر دماغ کی اس بات کی دل نے بھی تصدیق کر دی۔ یہ کوئی نسبتاً بڑا اسٹیشن تھا۔ یہاں گاڑی نصف گھنٹے تک کھڑی رہی۔ پلیٹ فارم پر کافی چہل پہل تھی اور گاڑی رکتے ہی چند مسافر ہمارے ڈبے میں بھی آ گئے تھے۔ یہ لوگ ہم سے کافی دور ہٹ کر الگ بیٹھے تھے۔ شاید رادا کو دیکھ کر ان لوگوں نے یہی سوچا ہو کہ میں اپنی دلہن کو رخصت کرا کر لا رہا ہوں۔ رادا لباس اور زیورات کی وجہ سے دلہن معلوم ہو رہی تھی۔ میں نے ایک باوردی چائے والے کو بلا کر چائے اور ناشتہ لانے کو کہا۔ بیرا فوراً ہی آرڈر لے کر چلا گیا۔ اب رادا نے دوسرے لوگوں کی آمد کی وجہ سے تھوڑا سا گھونگھٹ نکال لیا تھا۔ وہ اس وقت شرمیلی گڑیا سی لگ رہی تھی۔ ذرا دیر پہلے کی رادا اور اس دلہن میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ بیرا چائے اور ناشتہ لے آیا اور میں نے ضد کر کے اپنے ساتھ رادا کو بھی ناشتہ کرایا، لیکن وہ بری طرح شرما رہی تھی۔ جب بیرا برتن لے جا رہا تھا تو میں نے اسے نوٹ دے کر سگریٹ منگایا۔ وہ فوراً ہی مطلوبہ سگریٹ کے چند پیکٹ دے گیا۔
कानपुर अब भी बहुत दूर था और एक बार तो मैंने सोचा कि क्यों ना किसी बड़े स्टेशन से मेल गाड़ी पकड़ ले जाए ताकि दिन भर की झकझक से निजात मिल जाए, मगर राधा इस बात पर आमादा नहीं थी। मजबूरन मुझे उस ट्रेन में सफ़र जारी रखना पड़ा। अब मेरे लंबे चौड़े जिस्म पर बोस्की की कमीज़ और सफ़ेद बारीक सी धोती थी। कानों में राजकुमारों की मानद सफ़ेद हीरे भी पड़े हुए थे और सज धज में बला की कदामत थी। और ये जिस्म मेरे लिए बिल्कुल नया था। मैं जो क्लीन शेव रहने का आदी था, अब मेरे चेहरे पर ठाकरों की मानद बड़ी बड़ी मूंछें उगी हुई थीं। फरवरी की दरमियानी तारीखें थी। मौसम इतना खुशगवार था कि खुद ब खुद तबीयत में उमंगें पैदा हो रही थीं। ना जाने क्यों अब भी मैं अपनी साबका ज़िंदगी से दूर हो गया था और पूरी तरह राधा की तरफ राग़ब नज़र आ रहा था। यूँ लगता था कि जैसे राधा मेरी जन्म जन्म की साथी है और ये हालत नाश्ते के बाद से शुरू हो गई थी। धीरे धीरे मैं सफ़र से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए राधा को छेड़ने लगा। राधा नई ब्याही दुल्हनों की तरह हिजाब से कभी मुस्कुरा देती, कभी गर्म निगाहों से देख लेती, गाहे बगाहे प्यार की ऐसी मीठी नज़र मेरे चेहरे पर डालती कि मुझे खुद पर काबू पाना मुश्किल हो जाता और उसके बावजूद मैं अपनी सीट से चिमटा ही रहा। इस सूटकेस का क्या करना है? राधा से उस पुरअसरार सूटकेस के बारे में पूछा जो अब तक बलाई बर्थ पर रखा था। 1 मिनट तक राधा ने जवाब ना दिया, मगर जब मैंने दोबारा पूछा तो वो बोली, उसे अपने सूटकेस में रख लो नाथ। और उसकी आवाज़ में बला की खुद सपुर्दगी मौजूद थी और मैंने उसके हुक्म की तामील कर दी और ताज़ा अखबार देखने लगा जो स्टेशन से ख़रीदा था। पिछले दोपहर से पहले एक एक करके तमाम मुसाफिर उतर गए और हम लोग एक बार फिर तन्हा रह गए। हमारा सफ़र तो शाम तक था और ये मुसीबत बहरहाल गुजारनी ही थी। तन्हाई मिली तो मैंने पहली बार प्यार से राधा का हाथ थामा और उसने रूठे हुए अंदाज में मेरी आंखों में झांककर कहा, बाबूजी, अभी से वादा खिलाफ़ी शुरू कर दी। शर्मिंदा होकर मैंने राधा की कलाई छोड़ दी, मगर वो अपनी सीट से उठ चुकी थी। हम दोनों करीब वाली एक लंबी बर्थ पर एक दूसरे से लगकर बैठ गए और इस तरह मुझे काफ़ी सुरूर आ रहा था। राधा के जिस्म की गर्मी नहायत लतीफ़ थी। एक बात बताओगी? और मैंने उसकी ठोड़ी को उठाकर कहा। शर्म से राधा की आंखें बंद हो गईं। वो उस वक़्त बला की हंसी लग रही थी, मगर मैं अपने वादे पर कायम था। तो मुझे अपने बारे में कुछ बताओ। और मैं अपने बारे में भी ताकि मैं अपनी ज़हनी खलफशार से भी बच जाऊं और तुम्हारे लिए कार आमद आदमी साबित हो सकूं। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली बाबूजी, मैं भी यही बात कहने वाली थी। मैं खामोश ही रहा। मेरी तवज्जो देखकर ज़रा तवक्कुफ़ के बाद राधा ने कहा, बहुत दिन पहले की बात है, यूँ समझ लो जग बीत गए। नारायणपुर इस समय कानपुर से 20 मील दूर एक बड़ा सा शहर था। ये पिंडत राम नारायण की रियासत थी और इस रियासत में 2 कौमें आबाद थी, पिंडत और ठाकर। चौंका पिंडत की हुकूमत थी, इसलिए रियासत के ठाकर उनसे दबे रहते थे। रियासत में कभी दंगा फसाद नहीं हुआ था। हमने जिस जन्म में उस रियासत में आंख खोली, उस समय तुम्हारे पिता किशन लाल गद्दी पर विराजमान थे। तुम उनके अकलौते बेटे और रियासत के राजकुमार थे। मैंने भी तुम्हारी रियासत के एक जिम्मेदार पिंडत राम दयाल के घर में आंख खोली थी और उनके 4 बेटे थे और मैं अकलौती बेटी। बड़े लाड़ प्यार से मेरी परवरिश हुई। रियासत में हमारा बड़ा सम्मान था। राजा से हमारी रिश्तेदारी होती थी और इस कारण हमें एक जागीर मिली हुई थी। पिता बूढ़े हो गए थे और जागीर की देखभाल भाइयों ने शुरू कर दी थी। अब भी सियानी हो गई थी। उस ज़माने में हिंदू रस्म व रिवाज के मुताबिक लड़कियों की शादी बाहर हुआ करती थी। हिंदुओं में अब भी यही तरीका राज है। ये लोग ज़रा सी भी रिश्तेदारी निकल आने की सूरत में बेटी नहीं देते। लेकिन बाबूजी, मेरे साथ किस्मत ने एक अजीब मजाक किया। एक दिन जब रियासत में ज़बरदस्त मेला लगा हुआ था और मैं सहेलियों के साथ खेल तमाशे देखती फिर रही थी, एक जगह दूर से आए हुए बहादुरों का दंगल हो रहा था। ये दंगल कुश्ती का दंगल नहीं था, बल्कि हथियारों से जंग लड़ने का दंगल था। और उसी दिन पहली बार मैंने तुम्हें देखा, यानी राजकुमार गौतम बाबू, और उन्होंने एक एक करके तमाम योद्धाओं को शिकस्त दे दी और बस उसी दिन वो मेरा मन भी जीतने में कामयाब हो गए। मैं आखिर तक तमाशा देखती रही और जब राजकुमार विजय पाकर महलों की तरफ जाने लगा तो मैंने उन्हें रास्ते में रोककर बधाई दी।
میری نگاہیں ان کے چوڑے چکلے سینے اور لمبے بازوؤں پر تھی اور ان کے لمبے بال اور بڑی بڑی آنکھیں میرا من ہی لے گئیں۔ میری کلپنائیں راج کمار سے پوشیدہ نہ رہ سکیں۔ وہ میرے بالکل قریب آ کر بولے، سچ بتا رادھا، کیا یہ سچ ہے کہ تو نے مجھے بدائی دی ہے اور یہ جو تیری نظریں؟ میں نے بات کاٹ کر کہا، مہاراج نظروں کی بات چھوڑو، ذرا میرے من سے پوچھو۔ اتنا کہہ کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ لاج کے بارے اور کوئی شبد منہ سے نہ نکل سکا۔ میری سکھیاں ذرا سی دور تھیں اور میں پھر ان سے جا ملی۔